हेलो दोस्तों। आज हम मिलते हैं नॉलेज कट्टा की इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए कि जो रेगुलेटिंग एक्ट्स है, कुछ चार्टर एक्ट्स है और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ये जो कुछ भी एक्ट्स है जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री फॉर और इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको रेफ़र करने होते हैं इन टॉपिक्स में से। तो देखिए कि ये जो एक्ट्स है, जो कंपनी रूल है 1773 से लेके 1858 मीन्स 1857 का जो अपराइजिंग है वहाँ तक के आपको ये कंपनी रूल मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पे अगर नियंत्रण रखा जाए तो उसके लिए एक सही मौका है रेगुलेटिंग एक्ट को निर्माण करना। और वो रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए थे 1773 को। तो देखिए कि इस एक्ट में जो कुछ भी फीचर्स है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंस है, वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो कुछ भी पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिलिट्री अफेयर्स को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया है। तो इसके तहत पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को रिकॉग्नाइज किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से। और ये रेगुलेटिंग एक्ट एक इंडिया में सेंट्रल फाउंडेशन करता है एक एडमिनिस्ट्रेशन का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इन द इंडिया। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनता है कि देखो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बंगाल की प्रेसिडेंसी एक्वायर की थी, तो ये बंगाल की प्रेसिडेंसी एक्वायर करने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया जाता है, जो होते हैं वॉरेन हस्टिंग। तो सबसे पहले कि वॉरेन हस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने और उनके लिए असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स रहे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आते हैं। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, उसके अंडर में बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया और इसको सबऑर्डिनेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली it is and the foundation of the central administration in the India. So then there is an establishment of the Supreme Court at the Calcutta. So the establishment of the Supreme Court happens in 1774. So there is one judge, एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और बाद में उनके असिस्ट के लिए 3 जजों की नियुक्ति होती थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद करना है। और उसके बाद आता है कि जो कुछ भी बिजनेस चलता था, जो कुछ भी प्राइवेट ट्रेड्स वगैरह होते थे, तो उनमें ब्राइब, जो घूसखोरी होती थी, वो सबसे ज़्यादा रहती थी। तो उसके लिए कंपनी ने पास किया कि कोई भी ब्राइब्स नेटिव को देगा नहीं और नेटिव से लेगा नहीं। तो ये प्रोहिबिट किया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में। देखो कि उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, ये थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आपको रिपोर्ट करना है रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो जो कुछ भी ये मैटर्स रहते थे रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री के, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ऐसे करने से क्या हो रहा था कि जो कुछ भी कंट्रोल था
ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, वो एक मजबूत साबित होने लगा। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में। तो आप ये पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से बना लीजिए। पहली बात तो ये पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, और मेंस के लिए अगर कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है मेंस में ऑन द बेसिस ऑफ द company rule, then you should have to write these points, some of the points which are relevant to the question, and you can write these points in the answer writing. So आप एक बेस्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करते हैं, लाइक एक उसका इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन, तो आप ये बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और आप एक अच्छा क्वेश्चन मेंस में बना सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं। सो धन्यवाद।